Dear students, researchers and teachers, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। दोस्तों, आज हम 4th लेक्चर का आगाज़ करेंगे। पिछली बार हमने 3rd लेक्चर पढ़ा था जिसका उन्वान था कैफ़ियत कैसे पैदा होती हैं, और हमने समझा था कि कैफ़ियत कैसे पैदा होती हैं। हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे, छोटा सा रिकैप करेंगे ताकि बात का सीक्वेंस बना रहे। और उसके मतलब हमने पढ़ा था कि आग जो है तिब में इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक थर्मल एनर्जी है, और दूसरी बात ये है कि ये एक कॉमन एनर्जी है जो एलिमेंट्स को मोटिवेट्स करती है या इलेक्ट्रॉन्स में उसके हरकत पैदा करती है। ये तिब का कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न मेडिसिन ने इस पे अलग ढंग से काम किया है, लेकिन जो तरीक़ाकार या जो कुछ अब तक इवेल्युएट हुआ उससे ये बात समझ में आती है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट है, तिब्बी यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, कॉन्सेप्ट सेम है। असल में हमने कभी इतनी गहराई में जा कर के, इतने डेप्थ में जाके कोरिलेट करके उसको पढ़ा नहीं, इसलिए हम समझते हैं या समझते रहे यही कि तिब में जो नज़रिया है वो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो दोस्तों, ये कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। अंदाज़े बयान अलग है, अल्फाज अलग हैं और टर्मिनोलॉजी अलग है। पिछली बार हमने ये भी पढ़ा था कि तेज़ हरकत करने वाला जिस्म जो होता है वो सख्त गर्म हो जाता है। इसके मतलब हमने आग के बाद हवा का तज़किरा पढ़ा, पानी का तज़किरा पढ़ा और फिर ज़मीन का भी कि उसकी हरकत कैसी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई ऑर्गन या कोई बॉडी जब मूव करती है तेज़ी से तो वो एक तरह की एनर्जी क्रिएट करती है और हरारत भी क्रिएट करती है, हरारत भी पैदा करती है। और ये हरारत फर्दर जो है ट्रांसमिट होती है दूसरे ऑब्जेक्ट में, फिर उसको मुतहर्रिक करती है। तो इसके लिए यूनानी में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसमें हमने पढ़ा था कि 2 तरह की ये तबाएँ हैं। मीन्स तबीयत जो है वो 2 तरह की है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, उस्तकुस्सात हैं, उनके अंदर जो नेचुरली जो एनर्जी वदियत की गई है वो 2 तरह के हैं। एक तो ख़फ़ीफ़ तबाएँ हैं, उसमें आग और हवा आते हैं, जाहिर सी बात है ये ख़फ़ीफ़ हैं और हल्के हैं। सकील तबाएँ हैं, पानी और मिट्टी है, ये दोनों कंपैरेटिवली हैवी हैं। और मैंने इन सब का डिस्क्रिप्शन बयान किया था, इनके क्लासिफिकेशन भी बताया था, और ये भी तज़किरा किया था कि एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा मैकानिया होता है जिसकी बेस पे ये काम करते हैं। वो मैकानिया तिब के लिहाज से जो तिब की टर्म्स है उसी में बयान की गई है कि या तो कवी होंगे या ज़ईफ़ होंगे, या उनके अंदर कसरत होगी या क़िल्लत होगी। और तिब में एक और नज़रिया बयान किया गया है कि इनके अंदर जो क़ुव्वत होती है वो 3 तरह की क़ुव्वत होती है। क़ुव्वत फ़ाज़िला कहलाती है, एक मुतवस्सित कहलाती है और ख़सीस कहलाती है। यानी ये क़ुव्वत को उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है कि इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। ये क़ुव्वत फ़र्दर हमें एक्सप्लेन करेगी कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ इसकी रिएक्टिविटी बनती है, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो किसके साथ मिलके क्या बनाते हैं। और कहा यह जाता है कि इंसानी जिस्म की जो तकवीन होती है वो क़ुव्वत फ़ाज़िला से होती है, यानी उसके अंदर हमेशा एक ऐसी एनर्जी रहती है जो एक जानिब हमेशा नशोनुमा को बढ़ाने के लिए मुस्तैद रहती है। फिर ये भी बताया गया था कि इनके मिलने का जो वो है अट्रैक्शन और रिपल्जन है, ये मेथड है, ये मॉडर्न का भी कॉन्सेप्ट है कि अट्रैक्शन और रिपल्जन होता है। इसी के ज़रिए एलिमेंट्स जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। दोस्तों, जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है बिना एलिमेंट्स को पढ़े हम तबीयत को या कैफ़ियत को नहीं समझ सकते। एक्चुअली कैफ़ियत उनकी प्रॉपर्टीज़ का नाम है। ये प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं। एक तो उनका जो केमिकल होता है, मादा जो होता है वो होता है। दूसरे उनकी खुसूसियात जो होती हैं, यानी हर मादे की एक पर्टिकुलर खुसूसियात होती है।
उस ख़ुसूसियत की बिना पे ही उसको यूनिकनेस मिलती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ऐसा लगता है कि कुदरत ने सांचे बना दिए हर एलिमेंट के लिए और हर एलिमेंट को उसमें ढाल दिया। जैसा कि ये देखिए आप, ये है आप, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का प्लेस जो है ये सर्कल ही होगा, वो उसी में जाके फिट होगा। या एरो है, जैसे हमने ये एरो बनाया, अगर ये एरो को हम दूसरी जगह फिट करें तो ये नहीं फिट होगा। इसी तरह ये हार्ट शेप है, इसको हम किसी दूसरे मकाम पे ले आके जहाँ डालना चाहें तो ये बिल्कुल उस पर एप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह का निज़ाम जो है कायनात में भी है और इंसानी जिस्म में। एक स्पेशल उसको फिज़िक दिया गया जिसको तिब्ब ने सूरत का नाम दिया। सूरत एक ऐसी प्रॉपर्टी या एक ऐसा जौहर, एक ऐसा एसेंस बताया गया जो किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को जाके कवर कर लेता है। को एक स्पेशलिटी न दी गई होती तो ये पहचान बहुत मुश्किल हो जाती, और यही वो चीज़ है जो एक को दूसरे से नुमाया करती है। तो हम इस बारे में कह सकते हैं कि कुदरत ने सांचे बनाए और हर चीज़ को उसके स्पेशल सांचे में ढाल दिया। ये प्रॉपर्टी उसको वदियत कर दी और उसको काम दे दिया गया कि इसको क्या क्या काम अंजाम देने हैं। एलिमेंट्स हैं, ये पहला एलिमेंट जो है ये वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो है, ये वाला, ये पहला जो है ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। और इसमें एक ही शेल होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा देखिए इसमें 2 शेल है, इसमें इसके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 5 है। ये वाला तीसरा वाला देखिए, ये वाला, इसमें भी 2 शेल है लेकिन इसके पहले में 2 है और दूसरे में 4 है। ये वाला देखिए, ये वाला चौथे नंबर का, इसमें भी पहले शेल में, ये मालूम है कि पहले में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जितने बचते हैं वो उससे बाद वाले शेल में मौजूद रहते हैं। इसमें 6 है। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें कितने शेल हैं, इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें 3 शेल हैं और ये तीनों जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने अंदर। इसी तरह ये वाला भी है, ये भी डिफरेंट है। तो ये इतने जो है यहाँ हमने प्रेजेंट किए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि हर एटम अपने आप में यूनिक है और हर एक के काम करने की सलाहियत अलग है, हर एक की रिएक्टिविटी अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैफियत जो है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का नाम है। जब हम इनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि हम किसको, जो हाईली रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, तो उससे क्या इसका मतलब निकलता है, और कौन सा आइटम जब किसके साथ मिलता है तो लिक्विड बनाता है, कौन सा किसके साथ मिलकर के गैस बनाता है, और कौन सा किसके साथ कंबाइन होता है तो अर्दी मटेरियल बनाता है। ये हम सब जानते हैं, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही एडवांस नॉलेज है और ये एक अलग फील्ड है। लेकिन हमारे तिब की बुनियाद में ये केमिस्ट्री पिन्हा है और हमें इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इतना थोड़ा सा नहीं समझ सकेंगे हम कैफियत को नहीं समझ सकेंगे, और अब तक हम यही समझते रहे जो डिफ़ाइन नहीं की जा सकती। तो दोस्तों हम कैफियत को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए कि हमने बताया था कि आग का नज़रिया, सूरज की शुआएं, रोशनी, उजाला, हीट, ये सब उसके पार्ट हैं, सब उसका इजहार हैं। यहाँ पे देखिए इसी एक फ़ोटो में सूरज हमारे अतराफ़ में, ये अर्दी मटेरियल ज़मीन हमारे पास में अतराफ़ में, और यहीं देखिए ये पानी है, पानी का लेवल है। एक ही चीज़ में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सबका आपस में इस कदर गहरा तालमेल है और सबका वजूद एक दूसरे के साथ मिल कर के ही इनकी बका है। अकेला कोई अपने आप में वजूद नहीं रखता। ये एटमॉस्फेयर देखिए, ऊपर से बादल देखिए, ये कुदरत का उसूल है कि इन्हीं चंद अज्जा से मिला करके उसने दुनिया में खूबसूरती बिखेर दी है
और नित नए स्ट्रक्चर बना दिए। उसी स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें हैं, इंसान है, हैवान है, चरिंद परिंद हैं, दरिया हैं, पहाड़, हरियाली है, रंग मुख्तलिफ़ रंग हैं, और समंदर हैं, समंदर में मछलियाँ हैं। दुनिया की तमाम क्रिएचर, तमाम ब्यूटी और तमाम रंग और तमाम चीज़ें इन्हीं चंद अनासिर से मिलके बनी है। ये पानी का कॉन्सेप्ट है। ये हाइड्रोजन एटम है, H2O है, बल्कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिल करके जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो पानी बन जाता है। और इनके अज्जा आपस में इतना लूजली अटैच होते हैं कि इनके अंदर रवानी होती है। ये बहुत ही फिसलने वाले होते हैं, एक दूसरे पे फिसलते रहते हैं, इसलिए रवां रहते हैं। और इसकी ये खुसूसियत ये कि हमेशा ज़मीन की जानिब भी मूव करते हैं, ये कभी ऊपर की जानिब मूव नहीं करते। ये ऊपर की जानिब तब मूव करेंगे जब ये इनका उनसुर चेंज हो जाएगा, यानी ये लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएंगे तब। जब तक ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे तो ये इनकी खुसूसियत है कि ये ज़मीन की जानिब मूव करें। ज़मीन है अर्थ, इससे पहले भी हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में, काफ़ी डिटेल पढ़ा था कि इसकी स्पेशलिटी, इसका मूवमेंट, इसकी हरकत, कि कौन सी जानिब है हरकत इसकी, और हरकत का क्या मतलब है, इसकी सॉलिडिटी, इसके अंदर सॉलिड मटेरियल हैं, बहुत तरह के हैं, कितने तरह के मटेरियल हैं इसके अंदर। और कहा यह जाता है कि जो मादनी जवाहरात हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो रतूबत और बुखारत जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो ज़मीन की बरूदत और यबूसत उनको ठंडा और खुश्क कर देती है। और ये बुखारात और ये रतूबत जिस कलर के होते हैं, जो रंग अख्तियार किए हुए होते हैं, उसी रंगत की बाद में एक हजरियात पैदा होते हैं। और हमने इससे पहले भी एलिमेंट्स के बारे में बहुत पढ़ा है, और जो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं सब लोग जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल जिनको समझना आता है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, वो समझते हैं, जानते हैं कि जो नंबरिंग है ये कॉलम है, और जो 1 से 18 तक है पीरियड है। इनकी बड़ी स्पेशलिटी है और ये कंप्लीट नॉलेज है केमिस्ट्री का। अगर कोई इसको डिटेल में गहराई में जाके पढ़ लेता है तो केमिस्ट्री के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझ लेता है। लेकिन हमारा यहाँ मकसद केमिस्ट्री समझना नहीं है, हमारा मकसद रिएक्टिविटी को समझना है। सिर्फ ये बताने के लिए कि रिएक्टिविटी में और कैफियत में किस कदर गहरा रिलेशन है। तो ये देखिए, ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 वाला जो कॉलम है ये वाला, और इसमें 17 नंबर का कॉलम, 17 नंबर, ये दोनों जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं। ये नंबर 2 से लेके ये सारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक, और इसमें 16 भी, ये जो होते हैं ये वेरी रिएक्टिव होते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। यानी मेटल्स जो है रिएक्टिव होते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। और ये सारे मेटल्स हम जानते हैं कि ये ज़मीन का हिस्सा माने जाते हैं, अर्थी मटेरियल माने जाते हैं यूनानी में। ये भी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ये 13, 14, 15 नंबर, 13, 14, 15 नंबर, दीज आर, ये सेमी रिएक्टिव कहलाते हैं, सेमी रिएक्टिव कहलाते हैं। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये सेमी रिएक्टिव कहलाते हैं। और सेमी रिएक्टिव, और ये जो 18 नंबर है, 18 नंबर का जो कॉलम है, ये जो होते हैं या तो स्लाइटली रिएक्टिव होते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं, हार्डली ये रिएक्टिव होते हैं, ये वाला 18 नंबर। तो दोस्तों हम इस तरह देख सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के लिहाज से रिएक्टिविटी की 4 कैटेगरी है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव यानी बहुत एनर्जी पैदा करने वाले,
कम रिएक्टिव, कम एनर्जी पैदा करने वाले, सेमी रिएक्टिव, स्लाइटली, और जो नॉन रिएक्टिव है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं बनाते। तो हम जानते हैं कि यूनानी में तज़ाद का कॉन्सेप्ट है और ये कहा गया है कि कैफियत दरअसल तज़ाद हैं, हरारत में बरूदत में, यानी किसी में बहुत ज़्यादा हरारत होगी, किसी में बहुत कम होगी। ग्रेजुअली इसमें कमी आती जाएगी, जिस कदर कमी आती जाएगी कंपैरेटिवली इसको हम बारिद कहते जाएंगे। इसी तरह रतूबत और यबूसत है, दोनों अपोजिट है, तज़ाद है इनके दरमियान में। तो जिस कदर से रतूबत कम होती जाएगी यबूसत बढ़ती जाएगी, ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा और उसी कदर उसको हम कैटेगराइज करते जाएंगे। तो हम ये तमाम पीरियोडिक टेबल को अपने इस 4 तज़ाद में कैटेगराइज कर सकते हैं और हर एक को हम समझ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा बारिद याबिस है और कौन सा हार रतब है और कौन सा बारिद रतब है, और इस तरह से हम इसको बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। और देखिए, जिसमें इंसानी में जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो मेजर एलिमेंट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ऑक्सीजन है, 65% ऑफ द आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड कार्बन इज़ द 18%। कार्बन जो है दूसरा बड़ा मेजर पार्ट है हमारे जिस्म का। और उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4%। अब यहाँ देखिए हमने ये फिगर बनाई हुई है हाइड्रोजन एटम की। इसमें बीच में एक प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दिख रहा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में हमने देखा कि इसमें आउटर शेल में 4 हैं, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में हमने देखा कि आउटर में 5 हैं, यानी इसमें टोटल 7 हैं। तो अभी हम यहाँ पे इनका मास, वेट और नंबर की बहस नहीं कर रहे हैं। जिसको पढ़ने का शौक़ हो वो इसको डिटेल में पढ़ सकता है और इजीली कोरिलेट कर सकता है। हमारा मकसद जो है तिब के फंडामेंटल्स को समझना है। तो यहाँ देखिए कि ह्यूमन बॉडी जो है 60% वाटर और 21.04% एयर और 19% सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। तो यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो बेसिक 4 एलिमेंट्स हैं उसमें थोड़े थोड़े से और भी हैं, तो कुल 7 एलिमेंट्स हम मान लें मेजर पार्ट बॉडी का। तो ये कुल मिला के हमारी बॉडी को 3 शक्ल देते हैं, या तिब का नज़रिया पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो इन्हीं 3 शक्लों में पाए जाते हैं। चौथी चीज़ हमारे बदन की हरारत है, जो हीट का नज़रिया, हीट का कॉन्सेप्ट जो है यूनानी में पहले से दिया गया है और हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। अब यहाँ देखिए कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन एटम। ये सारे फिगर हमने खुद बनाए हैं, कहीं से लिए नहीं है। ये कार्बन है 18%, ऑक्सीजन 65%, हाइड्रोजन इतना, ये इतना। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में ज्वाइन करके मॉलिक्यूल बनाती हैं, कुछ अपने एटम के साथ जुड़ती हैं, कुछ दूसरे एटम के साथ जुड़ती हैं। इन दोनों का अलग अलग नाम है। अगर हमने कभी इस पे पढ़ा इस टॉपिक को तो हम इस पे पढ़ेंगे डिटेल में कि जब कोई उनसुर अपने उनसुर को ज्वाइन करता है तो उसको क्या बोलते हैं। कोई एक उनसुर, एक एलिमेंट का एक उनसुर दूसरे एलिमेंट के दूसरे उनसुर से जब मिलता है तो उस वक्त उसका क्या नाम होता है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये बताना है दोस्तों कि ये 4 एलिमेंट जो हमारी बॉडी को 3 स्टेट प्रोवाइड करते हैं, यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो आप देखिए कि ये 3 चीज़ फिर किस में कन्वर्ट होती है। मॉडर्न में हम क्या पढ़ते हैं, उसको किस नाम से पढ़ते हैं। ये नंबर 1 प्रोटीन, यही चीज़ें हैं जब अपने एक पर्टिकुलर रेशियो में जब मिलती हैं तो प्रोटीन बनाती हैं। इन्हीं के यही एलिमेंट्स जब कुछ डिफरेंट रेशियो में जुड़ते हैं, जब अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और फिर यही एलिमेंट्स जब कुछ अलग ढंग से और अलग ढंग से डिफरेंट वे में जुड़ते हैं तो ये फैट्स का कंपोनेंट बनाते हैं। इसी तरह से फिर ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और जो है तिब का बहुत सारा नज़रिया इससे बहुत क्लियर हो जाएगा और हम अपने यूनानी फंडामेंटल्स को मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे।
और आगे हमें डायग्नोसिस में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि रतूबात और बुखारात जब एक जगह जमा हो जाते हैं उस वक्त ज़मीन की बरूदत और यबूसत उस पर काम करती है, ठंडा और खुश्क कर देती है। इस तरह उनकी कैफियत बारिद याबिस हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक कोई बॉडी है, उसका ये शेप है, मान लीजिए वो रेक्टेंगल शेप में है। जब वो ज़मीन के अंदर कुछ दिनों तक पड़ी रहती है तो ज़मीन ने अपनी बरूदत और यबूसत से उस पर जब काम किया तो कुछ मुद्दत के बाद उसमें से जो वाटर कंटेंट्स है वो निकल जाते हैं और वो चीज़ हार्ड और टफ़ हो जाती है, सख्त हो जाती है। और इस तरह वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके अंदर सख्ती आती जाती है और इसमें बहुत सारे हजरियात आते हैं। जो हजरियात हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो किसी बॉडी का ऊपर ज़मीन का काम करना और उसका साइज़ में या हजम में छोटा हो जाना, फिर हार्ड और टफ़ हो जाना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है और ये दो तरीके से नमूदार होता है किसी भी हजरियात में या किसी भी मेटल में। सिर्फ हजरियात नहीं, मेटल भी इसमें आते हैं और ये दो तरह से उसके अंदर असरअंदाज होता है। तिब में ये कहा गया है कि जो हजरियात होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं, उसके जो एसेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यानी ज़मीन अपनी बरूदत और यबूसत की बिना पे उनको जो है तोड़ देती है, मुतफर्रिक कर देती है और उसके अंदर अपनी कैफियत डाल देती है। उसकी वजह से ये हजरियात नमूदार होते हैं। कभी कभी जो बुखारात और रतूबात होते हैं ये जिस रंग के होते हैं, जब वो इंट्रैप हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन उस पर भी काम करती है और फिर उनको भी कंडेंस कर देती है। वक्त के साथ साथ उसमें डेंसिटी आ जाती है और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि जो जेम्स स्टोन हैं वो अपने कलर पे बाकी रहते हैं और मुख्तलिफ़ कलर के पाए जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये काम भी ज़मीन का है और ज़मीन अपने इस काम को बखूबी अंजाम देती है। लेकिन जो पहला जो हजरियात हैं जो बहुत सख्त होते हैं, उसके अंदर पिघलने की सलाहियत नहीं होती है, बरखिलाफ़ इसके जो मेटल हैं वो पिघलते हैं, रंगीन भी होते हैं और ये पिघल भी जाते हैं। इसमें मादनियात भी आते हैं, इसमें कुछ वो स्टोन भी आ सकते हैं जिनके अंदर पिघलने की सलाहियत होती है। अब ये हम देखते हैं कि ये हजरियात जो हैं ये इसमें से कुछ बहुत सख्त होते हैं, कुछ कम सख्त होते हैं, कुछ मुतदिल होते हैं, कुछ नरम होते हैं और कुछ बहुत ही नरम होते हैं। इसी तरह मेटल में भी होता है कि कुछ बहुत सख्त होते हैं, कुछ कम सख्त होते हैं, कुछ मुतदिल होते हैं, कुछ नरम होते हैं और कुछ बहुत ही नरम होते हैं। इनकी 4 क्वालिटीज़ वैसे ही बताई गई हैं जैसा कि तिब का तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है कि या तो इसमें रतूबत होगी, यबूसत होगी, बरूदत होगी या इसके अंदर हरारत होगी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हैं, मौजूद हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि किसी मेटल में रतूबत है या बरूदत है या यबूसत है? तो तिब का ये नज़रिया है कि गोल्ड जो होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है और नरम होता है, उसके अंदर बरूदत भी होती है और नरमी भी होती है। तो उसके लिए एक क्वालिटी मॉडर्न जो डिस्कवरीज़ हैं या नॉलेज है उसकी बेस पे ये है कि उसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड के अंदर डक्टिलिटी ये होती है कि किसी भी मेटल को हम कितना फैला सकते हैं, जिस मेटल को सबसे ज़्यादा फैला सकते हैं उसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो गोल्ड जो है सबसे नरम है और उसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सिल्वर आता है हमारे पास। अच्छा, ये भी कहा गया है कि इसमें जो होता है ना, हरारत फाजला जो होती है मुतवाज़िन होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। ये एक ऐसी हरारत का तस्वुर है यूनानी में जिसकी बिना पे किसी चीज़ की बका या उसका क़याम डिपेंड करता है। और कहते हैं कि इसी वजह से सोने का रंग भी ज़र्द होता है। बरखिलाफ़ इसकी चांदी के अंदर डक्टिलिटी कम होती है, इसके मुकाबले में चांदी की में कम होती है, वो थोड़ी सी इसके मुकाबले में सख्त होती है और इसीलिए, लेकिन इसका मिजाज बारिद होता है, इसलिए ये सफ़ेद होता है। लेकिन कॉपर जो होता है वो ज़्यादा इससे डेंस होता है और इसमें सख्ती होती है, ये यबूसत की तरफ माइल होता है।
इसीलिए इसका कलर सुर्ख माल होता है। इसके अंदर हरारत भी कही जाती है कि मौजूद होती है ज़्यादा। तो इस तरह से अतिबा ने मेटल्स का, मादनियात का जो उनका जो मिजाज है या कैफियत है उसका तयन किया हुआ है। और उसी बिना पे हम देखते हैं कि इसी तरह कहा जाता है कि पारा जो होता है, पारा मरकरी जो होता है, इसके अंदर हवाई अज्जा ज़्यादा शामिल होते हैं। हम ये देखते हैं कि ये आसानी से टूट जाता है, बहुत इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके ज़र्रात बिखर जाते हैं। और मेटल्स में क़ुव्वत मफ़ूलियत होती है, यानी यबूसत और रतूबत पाई जाती है। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है तिब्ब यूनानी का कि मेटल जो होते हैं वो उनके अंदर क़ुव्वत मफ़ूलियत होती है, यानी उस पर दूसरे अज्जा काम करते हैं। ये ख़ुद दूसरी चीज़ों के साथ काम नहीं करते, फ़ालियत के तौर पे काम नहीं करते, बल्कि इनका काम पैसिव है। और क्योंकि इनके अंदर यबूसत है और आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि यबूसत और रतूबत जो है इस पे एक्शन होता है, ये एक्शन करते नहीं हैं, ये एक्शन को कबूल करते हैं और फ़साद को कबूल करते हैं। ये ख़ुद फ़साद पैदा नहीं करते क्योंकि ये याबिस होते हैं। कहा यह जाता है कि सोने चांदी में फ़ाइली क़ुव्वत, हरारत और बरूदत गालिब है। अब उसके बरक्स ये बात है, देखिए ये भी मेटल्स हैं, ये भी ज़मीन में पाए जाते हैं, लेकिन सबकी ख़ुसूसियात एक जैसी नहीं है। गोल्ड और सिल्वर, इनके अंदर हरारत और बरूदत होती है, हरारत और बरूदत होती है। अब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये कम रिएक्ट करते हैं। गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है और ये फना नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। सिल्वर भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये इसके अंदर हरारत और बरूदत गालिब है, इसलिए ये देर तक कायम रहते हैं, ये देर तक कायम रहते हैं, ये देर तक कायम रहते हैं। इनका क़याम बहुत लंबा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जिस जिस्म की तरकीब मोतदिल होती है, कुछ ऐसे भी हैं जो मोतदिल होते हैं, उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है, जल्दी उनको पकड़ लेती है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो आग को बहुत जल्दी कैच करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि आग को जल्दी से कैसे कैच करते हैं। कहा गया है तिब्ब में कि उनके अंदर आतिशी और हवाई अज्जा का गलबा होता है, आतिशी और हवाई अज्जा का गलबा होता है। ये आज साबित है, ये आज बिल्कुल साबित है कि जिनमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होते हैं या कोई चीज़ बहुत हल्की, बहुत लाइट होती है, वो जल्दी से आग को पकड़ लेती है, या बिल्कुल ड्राई होती है तो वो जल्दी से बर्न हो जाती है। और मॉइस्चर की तरफ इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा आतिशी मादा होगा, जितना ज़्यादा हवाई अज्जा होंगे, वो उतना ज़्यादा मॉइस्चर की तरफ उनकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो एफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो जल्दी कैच करते हैं। एफिनिटी इनकी टुवार्ड्स किसके होगी? मॉइस्चर के, मॉइस्चर के। एफिनिटी ज़्यादा होगी, इसलिए वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। और इस तरह से ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा नज़रिया है, इस पे कई 100 पेज लिखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इख्तिसार में हमने कंप्लीट बात बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो आप इसे बार बार देखें ताकि बात समझ में आ जाए। आगे हम एक ऐसा लेक्चर तैयार करेंगे जो पुराने 3-4 लेक्चर जो हमने दिए हैं उस सबको कंबाइन करके एक लेक्चर, ताकि जो कुछ अब तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।